आज की इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जब हम 1947 के भारत विभाजन की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है गहराई से टकराती हुई अलग अलग विचारधाराओं की, भयंकर राजनीतिक दबाव की और एक ऐसी मानवीय त्रासदी की जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम उन ऐतिहासिक स्रोतों और फैक्ट्स को डिकोड करते हैं जिन्होंने 1947 की इन घटनाओं को आकार दिया। सब कहते थे आज़ादी आ रही है, फिर सब रो क्यों रहे थे? बस कुछ पल रुकिए और इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। एक बच्चे का ये मासूम सा सवाल उस पूरे दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस आज़ादी का इंतज़ार पीढ़ियों से हो रहा था, जब वो सच में आई तो वो अपने साथ जश्न नहीं बल्कि आंसुओं और विस्थापन का एक ऐसा सैलाब लेकर आई जिसने सब कुछ झकझोर दिया। ये दर्दनाक आवाज़ हमें बताती है कि आगे हम किन गंभीर ऐतिहासिक घटनाओं को समझने वाले हैं। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। लंदन की इमारतें खंडर बन चुकी थीं और दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटिश साम्राज्य अब अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। उनके पास अब इतने संसाधन ही नहीं बचे थे कि वो अपने सबसे अनमोल उपनिवेश यानी भारत को संभाल सकें। ऊपर से भारत छोड़ो जैसे विशाल विरोध प्रदर्शनों का भारी दबाव। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रिटिश सरकार पूरी तरह बैकफुट पर थी और बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, और उनकी यही जल्दबाजी आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। ठीक है, तो आइए इस टेबल के जरिए उस वक्त के राजनीतिक माहौल को समझते हैं। उस समय मुख्य रूप से तीन बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा था। एक तरफ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो धर्मनिरपेक्ष एकता की पैरोकार थी और किसी भी कीमत पर एक अखंड भारत चाहती थी। दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिनका साफ एजेंडा था एक बिल्कुल अलग राष्ट्र बनाने का। और तीसरी तरफ हिंदू महासभा, जिनका विजन भारत को एक प्राचीन हिंदू सभ्यता के रूप में देखने का था। हालांकि वो विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी इस विचारधारा ने उस समय के धार्मिक ध्रुवीकरण को अनजाने में और गहरा कर दिया। चलिए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नजरिए को देखते हैं। महात्मा गांधी का ये कोट उनके पूरे विजन को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। गांधी जी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा अखंड देश जहां हर धर्म के लोग शांति से एक साथ रहें। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर देश को बांटना देश की आत्मा को खत्म करने जैसा होगा। कांग्रेस की पूरी सियासत और संघर्ष इसी धर्मनिरपेक्ष एकता को बचाने के लिए था। लेकिन दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग थी। मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को साफ साफ दिखाता है। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि इस मांग के पीछे एक बहुत गहरा राजनीतिक डर छिपा था। मुस्लिम लीग को लगता था कि आज़ाद भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक होंगे, वहां मुसलमानों की राजनीतिक आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। बस इसी डर और हाशिए पर चले जाने की चिंता ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग को जन्म दिया। और अब आते हैं तीसरे प्रमुख दृष्टिकोण पर। वीडी सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा का ये मानना था कि भारत की असली पहचान उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति और सभ्यता है। वो लोग देश के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि राष्ट्रवाद की इस बहुत ही कड़क सांस्कृतिक परिभाषा ने मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग के खिलाफ एक बेहद आक्रामक माहौल तैयार कर दिया। और जमीनी स्तर पर इन विचारधाराओं के टकराव ने लोगों के बीच की धार्मिक खाई को बहुत चौड़ा कर दिया। अब इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए कि कैसे चीजें बेकाबू होती चली गई। जो बात 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बंद कमरों में एक राजनीतिक मांग के तौर पर शुरू हुई थी, वो 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे तक आते आते सड़कों पर खूनी संघर्ष बन गई। कलकत्ता और देश के कई हिस्सों में ऐसी सांप्रदायिक हिंसा भड़की कि पूरा माहौल एक सिविल वॉर यानी गृहयुद्ध जैसा हो गया। वो राजनीतिक बहसें अब सड़कों पर खून बहा रही थी और अगस्त 1947 की डेडलाइन बड़ी तेजी से पास आ रही थी। जरा सोचिए, उस भयानक हिंसा के बीच जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। उनके सामने एक ऐसा विकल्प था जिसे चुनना असंभव सा था। एक तरफ उनका अखंड भारत का सपना टूट रहा था और दूसरी तरफ सड़कों पर बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि अंततः उन्हें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। उन्हें लगा कि शायद इस देश का बंटवारा स्वीकार कर लेना ही इस अंतहीन खून खराबे और गृह युद्ध को रोकने का इकलौता और सबसे प्रैक्टिकल रास्ता था।
लेकिन जहां बाकी नेता इस कड़वी सच्चाई से समझौता कर रहे थे, वहीं महात्मा गांधी इस फैसले से पूरी तरह टूट गए थे। मेरी लाश पर ही भारत का बंटवारा होगा, ये शब्द उनकी उस गहरी पीड़ा को दर्शाते हैं। जब दिल्ली में आज़ादी की तैयारियां चल रही थीं, तब गांधी जी बिल्कुल अकेले नोहाखली और दूसरे दंगा प्रभावित इलाकों की जली हुई गलियों में शांति की तलाश कर रहे थे। उनका साफ मानना था कि जो आज़ादी नफरत की बुनियाद पर खड़ी हो, वो असल में आज़ादी है ही नहीं। और फिर वो दिन आ गया। रेडियो पर लॉर्ड माउंटबेटन की आवाज गूंजी। ये बहुत ही कूटनीतिक और नीरस सी घोषणा थी कि ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांट दिया जाएगा। लेकिन स्टूडियो के बाहर जमीन पर इसका असर एक धमाके जैसा था। रेडियो पर ये शब्द सुनते ही सदियों से साथ रहने वाले पड़ोसियों के बीच अचानक एक खूनी दीवार खिंच गई। कुछ ही घंटों के अंदर पूरे उपमहाद्वीप में अफरा तफरी का ऐसा माहौल बन गया जिसे इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। 1.5 करोड़। एक पल के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक विस्थापन की कहानी है। जैसे ही रेड क्लिफ लाइन खींची गई, 1.5 करोड़ लोगों को रातों रात अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अनजान मंजिलों की तरफ भागना पड़ा। रोते हुए बच्चे, थके हुए बुजुर्ग, मीलों लंबे शरणार्थियों के कारवां बस किसी तरह एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की जद्दोजहद में सीमा पार कर रहे थे। और इस अंधी दौड़ की कीमत क्या चुकानी पड़ी? 10 लाख जानें। अनुमान है कि इस भयानक हिंसा में करीब 10 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया। सीमा पार करने वाली ट्रेनें अक्सर जब स्टेशन पे पहुंचती थी, तो उनमें सिर्फ सन्नाटा और लाशें होती थी। न जाने कितने परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। सच कहूं तो ये विभाजन सिर्फ कागज के टुकड़े और नक्शे पर नहीं हुआ था, इसे करोड़ों लोगों के दिलों को चीर कर बनाया गया था। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इतिहास का एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। 15 अगस्त की आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में अपना वो मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दे रहे थे, वो एक ऐतिहासिक राजनीतिक जीत का पल था। लेकिन जरा सोचिए, ठीक उसी वक्त जब तालियां बज रही थीं, सीमाओं पर शरणार्थी शिविरों में लोग अपनों की लाशों पर रो रहे थे। राजनीतिक मंच पर जश्न था, लेकिन जमीन पर सिर्फ दर्द और चीखें थीं। और इस विरोधाभास की सबसे तीखी तस्वीर यहां देखने को मिलती है। दिल्ली जगमगा रही थी, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न से बहुत दूर थे। वो हिंसा की राख के बीच बैठे उपवास कर रहे थे। वहां कोई उत्सव नहीं था, सिर्फ मौन प्रार्थना थी। शायद वो यही सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सच में इसी आज़ादी का सपना देखा था। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने से पहले हम इन सारे ऐतिहासिक पहलुओं को समराइज करते हैं। विभाजन किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये कई चीज़ों का नतीजा था। पहला, कंगाली की कगार पर खड़े ब्रिटिश साम्राज्य की भारत छोड़ने की जल्दबाजी। दूसरा, कांग्रेस की अपनी सेक्युलर विचारधारा को बचाने की आखिरी नाकाम कोशिश। तीसरा, मुस्लिम लीग का वो राजनीतिक डर जिसने अलग देश की मांग खड़ी की। और चौथा, हिंदू महासभा का वो आक्रामक राष्ट्रवाद जिसने जाने अनजाने में धार्मिक फासलों को और बढ़ा दिया। इन सब के टकराव ने 1947 को एक अनहोनी हकीकत बना दिया। और अब हम आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं टकराईं, कैसे ब्रिटिश भू राजनीति ने अपना खेल खेला और कैसे करोड़ों लोगों ने इसकी कीमत चुकाई। लेकिन आखिर में क्या नक्शे पर खींची गई उन लकीरों की कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए थी? क्या उन चंद महीनों में सत्ता और राजनीति ने वाकई इंसानियत को हमेशा के लिए हरा दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों में आज भी अधूरा है। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।